अमेजिंग थिंग, ये जो है किसका उपन्यास है? तो देखिए वन अमेजिंग थिंग की बात कर ले तो ये जो आपका चित्रा बनर्जी दिवा करुणी की जो वो उपन्यास है। तो चित्रा बनर्जी दिवा करुणी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पुस्तक है ना, इसका प्रकाशन जो है ये आपका वर्ष 2009 में जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश की जो है लंबाई कितनी है? तो देखिए ये जो आपका अटल सुरंग है ये आपका रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी अगर लंबाई की बात कर ले तो ये आपका 9.02 किलोमीटर है। तो 9.02 किलोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका अटल सुरंग है ना, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है एक राजमार्ग सुरंग है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मार्च अप्रैल के महीने को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है? तो देखिए मार्च अप्रैल के महीने को जो है हिंदी में आपका चैत्र महीना जो वो कहा जाता है। तो चैत्र महीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार आपका इंग्लिश में आपका 12 महीने होते हैं उसी प्रकार हिंदी में भी जो है 12 महीनों का जो है अलग अलग नाम है। जैसे कि मार्च अप्रैल महीने को जो है ये आपका चैत्र जो वो कहा जाता है। अप्रैल और मई महीने को जो है ये आपका वैशाख जो वो कहा जाता है। मई और जून महीने को जो ये आपका ज्येष्ठ जो वो कहा जाता है। जून और जुलाई महीने को जो है ये आपका आषाढ़ कहा जाता है। जुलाई और अगस्त महीने को जो ये आपका श्रावण कहा जाता है। अगस्त और सितंबर महीने को जो है ये आपका भाद्रपद जो वो कहा जाता है। सितंबर और अक्टूबर महीने को जो है ये आपका आश्विन जो है वो कहा जाता है। अक्टूबर और नवंबर महीने को जो ये आपका कार्तिक महीना जो वो कहा जाता है। नवंबर और दिसंबर महीने को जो है ये आपका मार्गशीर्ष महीना जो वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर दिसंबर और जनवरी महीने के बारे में पूछा जाए तो देखिए दिसंबर और जनवरी महीने को जो है ये आपका पौष का महीना कहा जाता है। जनवरी और फरवरी महीने को जो है ये आपका माघ का महीना जो है वो कहा जाता है। फरवरी और मार्च के महीने को जो है ये आपका फागुन महीना जो वो कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि छठ पर्व हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस महीने में जो वो मनाया जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में साल में जो आपके 2 बार छठ पूजा जो वो मनाई जाती है। और कब कब? तो एक तो आपका छठ पूजा जो है ये आपके कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जो ये आपका मनाया जाता है। और दूसरा जो आपका छठ महीना है ना, ये आपके चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जो है षष्ठी को जो ये आपका मनाया जाता है। और इस छठ पूजा को जो है ये आपका चैती छठ या फिर यमुना छठ के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो आपका कार्तिक महीने वाला छठ के बारे में पूछा गया था, तो कार्तिक महीने आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके छठ पूजा में जो है किस देवता की पूजा की जाती है? तो देखिए छठ पूजा में जो है आपके सूर्य देव और छठी मैया की पूजा जो वो की जाती है। और ये जो आपका छठ पूजा ये कितने दिन का जो ये आपका त्योहार है? तो ये आपका 4 दिनों का जो वो त्योहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये किसके द्वारा जो वो बनवाया गया था? तो देखिए ये जो आपका बड़ा इमाम बाड़ा है ये आपका लखनऊ में स्थित है और इसे जो आपका अवध के नवाब आसफुद्दौला के द्वारा जो वो बनवाया गया था। तो आसफुद्दौला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारतीय मुगल चित्र किस मुगल सम्राट के शासन काल में जो है ये सबसे अधिक जो वो फला फूला था? तो देखिए ये जो आपके मुगल चित्र है ना, ये आपके मुगल सम्राट जहांगीर के शासन काल में जो है ये आपके सबसे ज्यादा जो ये आपके चरम पर जो वो पहुंच गए थे। तो जहांगीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और जहांगीर का जो शासन काल रहा था ये आपका वर्ष 1605 से लेकर जो है 1627 तक रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जहांगीर के जो है प्रसिद्ध पेंटिंग कौन कौन सी है? तो देखिए ये जो आपके मैसूर और मनोहर ये जो पेंटिंग है ना, ये जहांगीर के जो है सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। और किस मुगल सम्राट के दौरान जो है आपके मुगल पेंटिंग्स में गिरावट जो वो देखने को मिला था? तो देखिए ये जो आपके औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जो है मुगल पेंटिंग्स में जो आपके गिरावट जो वो शुरू हो गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कैदी पद का जो प्रयोग है ना, ये किस खेल में जो वो किया जाता है? तो देखिए कैदी पद का जो प्रयोग है ना, ये आपका गोल्फ में जो वो किया जाता है। और देखिए गोल्फ में जो आपका कैदी वह व्यक्ति होता है जो खिलाड़ी के बैग और क्लब्स लेकर जो वो चलता है और व्यवहारिक सलाह और नैतिक समर्थन देता है। और एक अच्छे कैदी जो होते हैं ना, ये गोल्फ खेलने के लिए सर्वश्रेष्ठ रणनीति के साथ गोल्फ कोर्स की चुनौतियों और बाधाओं के बारे में भी जो ये जो वो पता होता है। तो गोल्फ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सभी दोस्तों की रिक्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आ चुका हूँ मेरे दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, जहाँ से कि अब आपको ये प्रैक्टिस सेट लगाओगे
और सबसे सस्ता प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है आज तक के यूट्यूब के इतिहास में। दोस्त जो ऐसे जीडी के हमारे 15 प्रैक्टिस सेट की मैं सीरीज लेकर आया हूँ, उसके अंदर मैंने आपको कहा था मेरे भाई कि इन 15 प्रैक्टिस सेट जो आपके सामने हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर, जिसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दिया है, इस पर मैसेज कीजिए। और ये प्रैक्टिस सेट जो आपको 300 रुपये मिलते हैं, उनकी मैंने प्राइस रखी थी गुण 50 रुपये। अब इनसे भी माइनस करके मेरे दोस्त मैंने कर दिया है 30 रुपये, मात्र 30 रुपये अंतिम दिनों में इस प्रैक्टिस सेट को आपको लगाने के लिए। गुण 50 से भी माइनस करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है सर हम इतना पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं, पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए मैंने मात्र 30 रुपये कर दिए हैं। और 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, यानी 2 रुपये में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना चाहिए अगर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि 70% कोर्स इस प्रैक्टिस सेट से ही मिलने वाला है आपको। तो देखते हैं कितने बच्चे लगाते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। आपका यहाँ पर आता है कि रिकी केस ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत जो है अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जो वो जीता था। तो देखिए रिकी केस की बात कर ले तो इन्होंने जो अपना तीसरा जो ग्रैमी अवार्ड है ना, ये बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में जो है इन्होंने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जो वो जीता था। तो बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम आपका करेक्ट आंसर होगा। और रिकी केस का जो जन्म है ना, ये आपका 5 अगस्त 1981 को जो है ये आपका बेंगलोर भारत में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोवेस्ट पॉवर्टी स्टेट एज पर इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पर 2013-14 नहीं 2011-12 का जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2011-12 में जो है सबसे कम गरीबी वाला जो राज्य था ना, ये आपका गोवा और केरल राज्य रहा था। तो पहले स्थान पे तो आपका गोवा रहा था, उसके बाद दूसरे स्थान पे जो आपका केरल रहा था। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि श्रीलंका का जो है राष्ट्रीय फल जो है ये क्या है। तो देखिए श्रीलंका का जो राष्ट्रीय फल है ना, ये आपका कटहल है। तो कटहल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका कटहल है ना, ये आपका बांग्लादेश का भी जो वो राष्ट्रीय फल है। इसके अलावा भारत के केरल और तमिलनाडु राज्यों में भी जो है इसे राष्ट्रीय फल का यानी राष्ट्रीय फल नहीं राज्य फल का भी दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। इसके अलावा नेपाल का अगर राष्ट्रीय फल आपसे पूछा जाए तो देखिए नेपाल का जो राष्ट्रीय फल है ना, ये आपका नारंगी है। इससे पहले नेपाल का राष्ट्रीय पशु पूछा गया था तो वो आपका गाय होता है। मालदीव का जो राष्ट्रीय फल है ना, ये आपका नूनी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि श्रीलंकाई साहित्य के संदर्भ में मौर्य साहित्य को जानने में जो है कौन कौन से जो वो स्रोत हैं। तो देखिए श्रीलंकाई साहित्य के संदर्भ में मौर्य साहित्य को जानने के लिए जो है आपके 2 जो वो स्रोत हैं, और वो 2 स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला आपका दीपवंश है और सेकंड आपका महावंश है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर दीपवंश की बात कर ले तो ये जो आपका श्रीलंका का एक ऐतिहासिक अभिलेख है, और महावंश के साथ यह श्रीलंका और भारत के जो है प्राचीन इतिहासों का भी जो वो स्रोत है। और दीपवंश की बात करें तो ये आपका सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक की पुत्री का भी जो है ये आपका विवरण जो वो देता है। और दोनों ही जो आपके ग्रंथ है ना, यानी दीपवंश और महावंश जो है ये आपके दोनों ही जो है ये आपके पाली भाषा में जो वो लिखे गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि सब मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर इन्वायरमेंट, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर पूछा गया था, या फिर आपका मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो आपसे मिनिस्टर अध्यक्ष जो वो पूछा गया था। तो इन दोनों में से जो आपका कोई एक पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले कि वर्तमान में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है, तो ये आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। तो अगर ये पूछा गया था तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा गया था तो वर्तमान में जो इसके मिनिस्टर है ये आपके भूपेंद्र यादव हैं। तो अगर ये पूछा गया था तो भूपेंद्र यादव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये आपके 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो वो किया गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके गोपाल कृष्ण गोखले है ना, ये महात्मा गांधी जी की भी जो है ये आपके राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो आपका जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी भी जो अध्यक्षता है ना, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच क्लासिकल इंडियन डांस
फॉर्म दैट इज लिटरली ट्रांसलेटेड एज डांस ऑफ द इंचेंट्रेस, यानी इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है जिसका शाब्दिक रूप से जो है जादूगर के नृत्य के रूप में अनुवाद जो वो किया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है ना, जिसे जो है आपका जादूगर के नृत्य के रूप में जो है ये आपका अनुवाद जो है वो किया जाता है, तो मोहिनीअट्टम आपका करेक्ट आंसर होगा। और मोहिनीअट्टम जो ये आपका किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और केरल राज्य के एक और आपके शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपकी कथकली है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताता है कि द श्री नारायण धर्म परिपालन योगम वाज फाउंडेड ऑन 15 मई 1903 इन विच स्टेट, यानी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की जो स्थापना है ना, ये 15 मई 1903 को जो है किस राज्य में जो वो किया गया था। तो देखिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की जो स्थापना है ना, ये आपका 15 मई 1903 को जो है ये आपका केरल राज्य में जो वो किया गया था, तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका नारायण धर्म परिपालन योगम है ना, एक आपका सामाजिक सेवा संगठन है और इसकी स्थापना जो है केरल के एजावा समुदाय के नेताओं ने जो है नारायण गुरु के आशीर्वाद से जो वो किया था। और इस संगठन का जो आपका जो मकसद है ना, ये समुदाय को धार्मिक सुधार आंदोलन की तरफ ले जाना और आर्थिक समृद्धि और शैक्षिक अवसर जो वो दिलाना था। और इसके अलावा श्री नारायण गुरु की बात कर ले तो ये जो आपके एजावा जाति के जो एक गुरु थे और इनका भी जो जन्म ये आपका केरल में हुआ था। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो श्री नारायण गुरु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। या फिर अगर एजावा समुदाय दिया रहे तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एजावा समुदाय ने ही जो है आपके नारायण गुरु के आशीर्वाद से जो है इसकी स्थापना जो वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि पब्लिक गुड्स, ये तो आपका रिपीटेड प्रश्न है, कल ही मैंने आपको ये प्रश्न करवाया था, ये प्रश्न जो आपका पूछा भी गया था। तो देखिए पब्लिक गुड्स आर नॉन रिवेलरस, यानी जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है ये आपका गैर प्रतिद्वंदिता होती है, या फिर राइवेलरस होता है यानी प्रतिद्वंदिता होता है, या फिर एक्सक्लूडेबल होता है यानी आपका बहिष्कृत होता है। इनमें से जो आपको वो जो है आपको बताना था। तो देखिए अगर पब्लिक गुड्स की बात कर ले यानी सार्वजनिक वस्तुओं की बात कर ले तो ये तो आपका नॉन रिवेलरस यानी गैर प्रतिद्वंदी और नॉन एक्सक्लूडेबल यानी गैर बहिष्कृत होती है। इसके अलावा आपके जो रिवेलरस और एक्सक्लूडेबल जो होते हैं ये आपके प्राइवेट गुड्स होते हैं, यानी प्रतिस्पर्धा और बहिष्कृत जो वस्तुएं तो होते हैं ना, ये आपके निजी वस्तुएं जो वो कहलाती है। तो ऑप्शन में आपका नॉन रिवेलरस और एक्सक्लूडेबल दिया गया था। तो देखिए पब्लिक गुड्स तो आपका जो है नॉन रिवेलरस होता है लेकिन एक्सक्लूडेबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपका नॉन एक्सक्लूडेबल होता है इसलिए नॉन रिवेलरस यानी गैर प्रतिद्वंदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि विच एसिड इज स्पाइनेच, यानी पालक में जो है कौन सा एसिड जो वो मौजूद रहता है। तो देखिए पालक की बात कर ले तो इसमें आपका ऑक्जेलिक एसिड जो ये मौजूद रहता है, तो ऑक्जेलिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि द प्लेयर्स सिटिंग इन द स्क्वायर्स इन द सेंटर ऑफ द फील्ड इन खो खो आर कॉल्ड, यानी खो खो के मैदान के मध्य चौकों में बैठे खिलाड़ियों को जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए खो खो के मैदान में मध्य चौकों में बैठे खिलाड़ियों को जो है ये आपका चेजर जो है वो कहा जाता है, तो चेजर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू ए गैस इज कॉल्ड, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कोई आपका सॉलिड जो है ना ये आपका डायरेक्टली चेंजेस इनटू ये गैस यानी गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे जो आपका सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन जो वो कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन आपका यहाँ पे यानी सब्लिमेशन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसी के ऑपोजिट अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए इसी का जो ऑपोजिट होता है यानी गैस से जो आपका डायरेक्टली जो सॉलिड में जो कन्वर्ट होता है ना उसे जो आपका क्या कहा जाता है, तो उसे जो आपका डिपोजिशन यानी निक्षेपण जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि नॉट ए फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी इनमें से कौन सा जो है
संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका नॉन मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर जो वो दिया गया था, यानी विधायिका में जो है मंत्रियों की सदस्यता ना होना, ये जो आपका संसदीय प्रणाली की विशेषता जो वो नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो आपका विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता ना होना, ये जो आपका संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मंत्री जो होते हैं ना, ये आपके विधायिका के जो वो सदस्य होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार जो है प्रति माह महिलाओं के खाते में कितना रुपया जो वो डालता है। तो देखिए गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार जो है प्रति माह महिलाओं के खाते में जो है 2000 रुपए की धनराशि जो वो प्रदान करते हैं। तो 2000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।